सर थोड़ा सा प्लीज वॉल्यूम इसका जो है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द स्टडी ऑफ ओके। चार्जेस एट रेस्ट को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, वो ब्रांच हम आवाज चार्जेस बहुत की कट बात रही है। करते हैं एट हेलो। रेस्ट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। हमने स्टडी कहाँ से करना शुरू की, क्योंकि मैटर की दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक उसका मैस है और दूसरा उसका चार्ज। अब मैस के बारे में लॉ दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दो मैसेज के दरमियान जो फोर्स होती है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पे बात करें चार्ज, तो चार्ज कब प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है, जब हम बात करते हैं कि जब भी आपके पास गेन या लॉस हो इलेक्ट्रॉन का, तो या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा। ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसे हम नेगेटिव कहते हैं, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। इन दोनों चार्जेस में जो फोर्स मौजूद होती है, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब क्योंकि दो तरह के चार्जेस हैं, तो सेम चार्जेस में जो फोर्स मौजूद है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, और ऑपोजिट चार्जेस में जैसे नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव में जो फोर्स मौजूद होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फिजिक्स की वो ब्रांच जहां पे हम चार्जेस को रेस्ट में स्टडी करेंगे। रेस्ट का मतलब यहाँ पे हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात नहीं कर रहे, चार्जेस को एक जगह स्टैटिक में देख रहे हैं। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। यहां तक मेरे बेटे बात क्लियर है? बीबी डिस्टॉर्शन आ रही है या क्लियर है? हेलो। रहेगा, अभी क्लियर है? जी अब आवाज क्लियर आ रही है। हेलो। स्टिल डिस्टॉर्शन ही है? नो इट्स क्लियर नाउ। जी बेटे, अब मुझे बताएं, थोड़ा बेहतर हुई? ओके, शुड आई स्टार्ट अगेन, मतलब दोबारा से स्टार्ट कर दूं? दोबारा से बता दूं यही चीजें? जी। ओके बेटे, अगेन हम बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस को डिस्कस करना, स्टडी करना एट रेस्ट। हम यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस की बात नहीं करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। रेस्ट में बात करेंगे। एक्चुअली हम मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। अगर रेस्ट की बात की जाए तो वहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उस मैकेनिक्स में देखते हैं, लेकिन फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो मैटर के चार्ज के बारे में बात करें। दो तरह का चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स मौजूद होती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। लेकिन मैसेज में आपने ये बात की है कि मैसेज में हमेशा जो फोर्स मौजूद होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यहां तक मेरे बेटे मैंने अभी तक बताया। यहां से आगे चलूं? जी बेटे, यहां तक क्लियर है? यस। अब बस कमेंट पे अगर मुझे बता देंगे तो ही मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैं एक्सटर्नल माइक यूज कर रहा हूँ तो मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी, इसलिए आप मुझे टाइप करके बता दिया करें। ओके, अच्छा बेटे, अभी हम बात करते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। सबसे पहले ये चीज तो क्लियर है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सपीरियंस अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स।
अब इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जो पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। पॉजिटिव फोर्स के दरमियान भी फोर्स मौजूद होती है। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस का मतलब एक जैसे चार्जेस, अनलाइक चार्जेस का मतलब डिफरेंट चार्जेस। हम बात करते हैं बेटा कूलम्स की। अब कूलम्स ने दो चार्जेस के दरमियान क्वांटिटेटिव एनालिसिस दिया कि कितनी फोर्स मौजूद है। कूलम्स लॉ। हम यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस लेते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। एक को नाम दे देते हैं हम Q1 का और एक को नाम दे देते हैं हम Q2 का। अब मेरा बेटा इन दोनों में जो फोर्स मौजूद है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन की फोर्स मौजूद है, और अगर यही दोनों चार्जेस सेम नेचर के होते हैं, सेम नेचर का मतलब दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इन दोनों में जो फोर्स होती है मेरा बेटा वो कौन सी फोर्स होती है? वो रिपल्शन की फोर्स होती है। तो यहाँ पे ये बात क्लियरली हम कह सकते हैं, इन दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। ये बात आप ग्रेड 10 में भी पढ़ते हो। इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट आती है। अब मेरा बेटा अगर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा दिया जाए तो फोर्स कम हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डिस्टेंस के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स है। इनवर्स स्क्वायर लॉ इसे कहते हैं। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आपको ये बता रहा है कि प्रोडक्ट के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, लेकिन हमें यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करनी होती कि कितना कितना मैग्नीट्यूड की फोर्स, कितनी फोर्स है। उसके लिए इसे इक्वेशन बनाना जरूरी है। इक्वेशन बनाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करके इक्वलिटी लाना जरूरी है। हम यहाँ पे Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगी कूलम्स की फाइनल फॉर्म। अब यहाँ पे जो K है इसे कूलम्स कांस्टेंट कहा जाता है। ये K बेटा हमारे पास इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू इक्वलेंट होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसे कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इस दो चार्जेस के दरमियान जो फ्री स्पेस मौजूद है वो कितना परमिट करती है, कितना अलाउ करती है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कर सकते हैं। अब मेरा बेटा हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जो K है इसकी डिपेंडेंस के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि K किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। K डिपेंड करता है कि दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है, फ्री स्पेस है या कुछ और है, और कि इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे हम यहाँ पे चार्जेस का यूनिट कूलम ले रहे हैं, हो सकता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज कर दिया जाए, डिस्टेंस मीटर की वजह सेंटीमीटर में आ जाए, कूलम्स की जगह पे माइक्रो कूलम आ रहा हो, तो K की वैल्यू वेरी कर जाएगी अगर सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होगा या दो चार्जेस के दरमियान मीडियम चेंज। मीडियम का मतलब दो चार्जेस के दरमियान क्या मौजूद है, एयर मौजूद है या कोई और चीज मौजूद है।
यहां तक मेरा बेटा क्लियर है आपको? जी जी बेटा बोले। कौन सा पॉइंट जरा चैट में दोबारा लिख देंगे? डिस्टॉर्शन हो रही है। चलिए बेटे, मैं मे बी वो इंटरनेट प्रॉब्लम ना हो, मैं दोबारा से कनेक्ट करूं। आई थिंक रूम चेंज करके देख लेता हूँ, मे बी अफेक्ट कर जाए। आप कॉल ही रहे। जी बेटे, आप बताइएगा, मुझे मेरी आवाज क्लियर आ रही है अब तक? टाइप करके बताइएगा बेटा, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? ओके, मैं दोबारा से जो डेरिवेशन है वो बताता हूँ, ठीक है बेटा? ओके बेटे, हम कूलम्स लॉ की बात कर रहे थे, और कूलम्स लॉ में हम लोगों ने कहा कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है जबकि दूसरा नेगेटिव है, इसको हम नाम दे देते हैं Q1 का, और इसको बेटे हम नाम देते हैं Q2 का। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको R लिख देते हैं। तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि दोनों चार्जेस ऑपोजिट नेचर के, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इन दोनों में जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसी तरह मेरा बेटा, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा भी अगर पॉजिटिव होता, तो इन दोनों में जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स होगी बेटे? वो रिपल्शन की फोर्स होगी। ठीक है। अब बेटे, अगर इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड की कंपैरिजन करें कि अगर ये चार्ज 10 माइक्रोकूलम का है और ये 10 माइक्रोकूलम का है, ये चार्ज 100 माइक्रोकूलम का है और ये भी 100 माइक्रोकूलम का है, तो आप बताएं कि केस 1 में दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ज्यादा होगी या केस 2 में दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ज्यादा होगी? ये सब बड़े क्लियरली ये बात लिख सकते हैं कि केस 2 में ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ज्यादा बड़े हैं, इसलिए इनके दरमियान जो फोर्स है वो भी ज्यादा होगी। तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक हो गया बेटे? अब अगर हम इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, तो डिस्टेंस के बढ़ाने से फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, तो इसका आर के साथ इनवर्स रिलेशन आता है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम मैसेज की बात करते हैं और मैसेज के दरमियान, इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस डी की बात करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं तो ये बन जाएगी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहां तक तो ये इक्वेशन ये बताती है कि फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के साथ या प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के साथ, लेकिन इनवर्स रिलेशन है डिस्टेंस के साथ। लेकिन हमें यहां से ये नहीं पता चलेगा कि कितनी फोर्स आएगी, कितने चार्जेस है, उसके लिए इससे इक्वेशन बनाना जरूरी है। और इक्वेशन के लिए इसमें यहाँ पे इक्वलिटी बराबर की अलामत लानी है। तो जब मैं लिखूंगा F इज इक्वलेंट टू, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये है जी फाइनल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब यहां से जो नई चीज स्टार्ट होती है मेरा बेटा, वो K के बारे में है। K को कहा जाता है कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू मेरे बेटे आपके पास होती है 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सॉरी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास, K की वैल्यू होती है 9 into 10⁻9, इसे वैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इक्विवेलेंट भी लिखते हैं, और ये होता है हमारे पास 9 into 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन आइडियल केस हम ये बात करते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान में कुछ नहीं है, मतलब कि फ्री स्पेस मौजूद है। और फ्री स्पेस कितना अलाउ करती है कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एग्जर्ट कर सकते हैं, उसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का नाम देते हैं। इसे एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू बेटे होती है 8.85 into 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां तक बेटे क्लियर हुआ? ओके। अब बेटे K जो है इसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि इसकी डिपेंडेंस किन चीजों पे, किस पे डिपेंड करता है। तो बेटे K की जो डिपेंडेंस है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, कि दो चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम मौजूद है, एयर है या कुछ और है। और दूसरा हमारे पास आ जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मीडियम का मतलब कि दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस के अलावा वाटर या कोई और मीडियम तो मौजूद नहीं है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब है कि हम ऐसे यूनिट में यहाँ पे K की वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर CGS सिस्टम आ जाए, लाइक सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में बात की जाए, तो आपके पास K की वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक हो गया मेरा बेटा? उसके बाद हम आते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म की सूरत में। अब वेक्टर फॉर्म, क्योंकि फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम डिफाइन करें तो एक वेक्टर क्वांटिटी के पास उसका मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और उसका डायरेक्शन होनी चाहिए। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास इसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। डायरेक्शन के लिए आपको बड़े अच्छे से पता है, ग्रेड 11 में आपने पढ़ा था कि आप यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं और यूनिट वेक्टर में आप एक हैट या कैप का यूज करते हैं। अब बेटे यहां से एक चीज और भी वाज़ेह होती है, ये तो मैंने इसकी वेक्टर फॉर्म लिखी, वो क्या होती है कि ये फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 पे भी Q1 उतनी ही फोर्स लगा रहा है। इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। किसी एक की वजह से ये फोर्स नहीं है। जैसे अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि आप जमीन को ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट करते हैं या जमीन आपको ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट करती है, तो आपका आंसर हमेशा यही होना चाहिए कि सेम फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। क्यों? हमारा मैस कम होता है, इसलिए इसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि ये जो फोर्स है वो प्रोडक्ट होती है दो मैसेज का, और चार्जेस के केस में प्रोडक्ट होती है दोनों चार्जेस का। किसी इंडिविजुअल की वजह से ये फोर्स नहीं होती।
इसलिए हम इसे म्यूचुअल फोर्स का नाम भी देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास यहाँ पे Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो हम उसे नाम देंगे F21 का। Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, एरो आउटवर्ड लगा देंगे। जिस पे फोर्स लग रही होती है उसको पहले लिखा जाता है, जो लगा रहा होता है उसको बाद में। इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और वेक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए जो यूनिट वेक्टर हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं वो आर यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो आर यूज कर लेते हैं। जैसे एक्स एक्सिस के लिए आई यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते थे, वाई एक्सिस के लिए जे यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते थे, जी एक्सिस के लिए के यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते थे। सिमिलरली बेटे यहाँ पे आपके पास किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पे मेरे बच्चे रिप्रेजेंट करने के लिए फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम आर यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। 2-1 की बात हो रही है तो उसके साथ भी आप 2-1 लिख दे और क्या बना दे। इसी तरह मेरा बेटा अगर इसका बिल्कुल उलट हो कि Q1 पे फोर्स लग रही हो और Q2 फोर्स उस पर लगा रहा हो तो एरो इस तरफ आ जाएगा, इसे हम F12 लिखेंगे। अब दोनों का अगर मैग्नीट्यूड को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर ही आ रहा होगा, लेकिन फर्क सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, डायरेक्शन का। मैं ये बात बड़ी इजीली लिख सकता हूं यहाँ पे कि दोनों फोर्सेस, चाहे फोर्स लगा रहा हो 1-2 पे या 2-1 पे, ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे। जब हम यहाँ पे एरो लगा देते हैं तो किसी एक के साथ नेगेटिव साइन लगाना होता है। एरो का मतलब हम वेक्टर की बात करते हैं और वेक्टर जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनके दरमियान ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं। जी बेटे यहाँ तक क्लियर है? ओके, कोई इशू तो नहीं बचे? ओके अच्छा बेटे, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम की। दो चार्जेस के दरमियान अगर फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम आ जाता है तो सबसे पहले तो मेरा बेटा हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि हमारे पास बात की जा रही है कि अगर कोई और मीडियम आ जाए तो उसकी परमिटिविटी, उस मीडियम का कंपैरिजन किया जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ। तो उस मीडियम की परमिटिविटी का कंपैरिजन किया जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ। उससे हम लिखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे आपको अगर याद हो तो आपने ग्रेड 10 में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा था, जब हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का कंपैरिजन करते थे, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम के साथ, तो यहाँ पे भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं और इन दोनों के कंपैरिजन से जो रिलेटिव वैल्यू आती है उसे रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। कि जो भी मीडियम हम इस्तेमाल करेंगे हम उसके रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू लिखेंगे। यहां से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एप्सिलॉन आर का यूनिट क्या होगा, तो सिंपली हमें बड़े अच्छे से पता है कि दोनों सेम क्वांटिटीज, दो परमिटिविटी के दरमियान रेशो है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी हैज नो यूनिट, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास कोई और मीडियम इस्तेमाल किया जा रहा है, एयर के अलावा जब भी कोई और मीडियम हम इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ मीडियम की मौजूदगी में क्या होगी, तो आप सिंपली लिखेंगे के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। की जगह में जब आप लिखेंगे 1/4 पाई, आप देखें इसके बाद आपने लिखना है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्योंकि कोई और मीडियम इस्तेमाल करें आप, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर।
अगर मैं इस इक्वेशन से परमिटिविटी ऑफ मीडियम को अलग करूं तो ये प्रोडक्ट बन रहा है रिलेटिव परमिटिविटी का और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। तो सिंपली आप यहां पे लिख देंगे क्या लिख देंगे जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करने से भाई मुझे ये बात पता चल रही है कि इतना हिस्सा तो ऑलरेडी मौजूद था जो सिर्फ f के इक्विवेलेंट था कि जी f होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। जब आप बात कर रहे होते हैं फ्री स्पेस की तो यहाँ पे ये बात लिखी जा सकती है यहाँ तक कि जी फ्री स्पेस में जो फोर्स मौजूद है उसको सिर्फ किस पे डिवाइड कर रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी के साथ। और ये फोर्स किसके इक्विवेलेंट आ रही है, जब आपने दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम इस्तेमाल की है। अब ये जो इक्वेशन है कि दो चार्जेस के दरमियान जब आप मीडियम इस्तेमाल करोगे तो जो फोर्स दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस में मौजूद थी वो उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड होगी, जो इस बात को प्रूफ कर रही है कि फ्री स्पेस के अलावा कोई भी और मीडियम इस्तेमाल करेंगे तो जो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि जब भी आप रिलेटिव परमिटिविटी के साथ उसको डिवाइड करोगे तो उसका आंसर पहले से कम ही आएगा। जी बेटे क्लियर हुआ यहां तक? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटे। समझिए मैं ये कह रहा था कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस रखते हैं तो हमारे पास फार्मूला बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम दो चार्जेस के दरमियान कोई और मीडियम जैसे कि पानी की इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हम रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू लिखते हैं। लाइक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सबसे पहले क्या होती है, मीडियम की परमिटिविटी जब हमें निकालनी होती है तो हम, या रिलेटिव परमिटिविटी जब हमें निकालनी होती है तो हम मीडियम की परमिटिविटी को फ्री स्पेस की परमिटिविटी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो एक रिलेटिव वैल्यू आ जाती है। अब मैं कह रहा हूं मैं कोई और मीडियम इस्तेमाल कर रहा हूं फ्री स्पेस, तो हम एक आइडियल केस लेते हैं। जब मैं मीडियम इस्तेमाल करूंगा तो फोर्स जो दो चार्जेस के दरमियान मौजूद है वो मीडियम की प्रेजेंस में वैल्यू देगी कि कितनी कम या कितनी ज्यादा आती है। यहाँ पे आप लिखेंगे 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन नॉट मीडियम आएगा कि दो चार्जेस के दरमियान क्या मौजूद है। यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से हम थोड़ी सी गेम और ये खेलते हैं कि हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू पुट करते हैं जो इक्विवेलेंट आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसको अलग करता हूँ परमिटिविटी ऑफ मीडियम को तो ये प्रोडक्ट बन जाएगी रिलेटिव परमिटिविटी का और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। जब ये प्रोडक्ट बन जाएगी रिलेटिव परमिटिविटी और फ्री स्पेस का तो यहां से हम ये बात लिख सकते हैं कि जो फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम एक नया फैक्टर ले आई है अपने फार्मूला में। इससे पहले ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ यहां तक मौजूद था एप्सिलॉन नॉट तक, लेकिन जब आपने कोई मीडियम इस्तेमाल किया तो एक नया फैक्टर ऐड हो रहा है। वो कौन सा ऐड हो रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी। आसानी से याद रखने के लिए कि मजीद कंफ्यूज नहीं होना कि जो फ्री स्पेस में वैल्यू है वो वैसी की वैसे लिखे, अगर मीडियम मौजूद है तो साथ रिलेटिव परमिटिविटी आ गई। तो ये जो सारी वैल्यू है जिसको मैं अलग से कर रहा हूँ ये तो सिंपल फ्री स्पेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान जो फ्री स्पेस हो, लेकिन डिवाइड किससे हो रही है, रिलेटिव परमिटिविटी से। कौन सी फोर्स, जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम मौजूद होगा तो वो फोर्स जो फ्री स्पेस में मैक्सिमम थी अब वो उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड होने के बाद कम हो जाएगी, जिसका सादा सा मतलब बेटे ये बनता है कि जब भी दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस होगी तो उनके दरमियान मेरा बेटा जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो मैक्सिमम होगी। फ्री स्पेस के अलावा आप कोई भी मीडियम इस्तेमाल करेंगे, फ्री स्पेस के अलावा कोई भी मीडियम इस्तेमाल करेंगे
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी के साथ वो वैल्यू क्या हो रही होगी मेरा बेटा, डिवाइड हो रही होगी। जैसे अगर बात करूं कि अगर मैं दो चार्जेस के दरमियान पानी इस्तेमाल करता हूँ फ्री स्पेस के अलावा, तो पानी की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 78 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स फ्री स्पेस में मौजूद थी, अगर अब वो फ्री स्पेस की बजाय पानी इस्तेमाल किया जाए तो वो फोर्स 78 टाइम्स कम हो जाएगी। जी बेटे, अब क्लियर हुआ? यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना तो बेटा पूछे। ओके, काफी है आज के लिए बेटा इतना। जी जी बेटे, क्यों नहीं। ओके, उसके बाद मेरा बेटे हमारे पास टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वो बाउंड्री, वो रीजन, वो एरिया होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो बाउंड्री, वो रीजन, वो एरिया जिसमें एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। आसान से लफ्जों में हम ये कहते हैं, मैं कहता हूं मेरे पास एक चार्ज मौजूद है पॉजिटिव, एक बड़ा चार्ज है, इसे मैं सोर्स चार्ज कहूंगा, जिसका फील्ड, जिसकी सराउंडिंग में इसकी ताकत का हम अंदाजा लगाना चाह रहे हैं। और इसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए, इसका फील्ड मालूम करने के लिए हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, जिसे प्लस क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और टेस्ट चार्ज कन्वेंशनली, आसानी के लिए हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। अब इसकी सराउंडिंग में इसका फील्ड मौजूद है। अब इस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड में लाने से हमें पता चलेगा कि भाई इतने एरिया, इतनी बाउंड्री में इसका फील्ड मौजूद है। जब ये चार्ज इसके ऊपर अपनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों चार्जेस की नेचर सेम है, तो यहाँ पे रिपल्शन की फोर्स होगी। अब ये बहुत दूर है तो इस पे फोर्स की वैल्यू कम है। जैसे जैसे ये चार्ज के करीब आता जाएगा, इस पे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप ये समझ लें कि ये शेर है और ये बकरी है। हम बकरी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शेर की ताकत मालूम करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ये भी कहा जाता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इसे ई से डिनोट किया जाता है। और सिंपली क्या होती है, टेस्ट चार्ज पे एक चार्ज दूसरा चार्ज कितनी फोर्स लगा रहा है, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम भी बनता है। अब मेरा बेटा, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक क्यू है और एक दूसरा क्यू नॉट है, तो हम फोर्स के ऊपर लिखें के वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो पहला तो के है और दूसरे को हम क्यू नॉट कर लेते हैं, तो क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा। मैंने फोर्स की फॉर्म को ओपन कर दिया, तो ये बन जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो और अगर इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो, तो सिर्फ एक यूनिट वेक्टर साथ ऐड कर देंगे। जी हमारे पास ये
इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच वन चार्ज exert a force on another charge। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बी कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी कहते हैं। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जी बेटे क्लियर हुई ये बात।